वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ। तो हम देखते हैं श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ, सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट। तो अनुनादी परिपथ के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुनाद है क्या चीज़, जो रेजोनेंस है। कि हमने लास्ट टॉपिक के अंदर भी पढ़ा कि जब परिपथ के अंदर L जुड़ा हो, C जुड़ा हो और R जुड़ा हो, तीनों ही जुड़े हुए हों, L यानी कि प्रेरकत्व, C यानी कि संधारित्र, R यानी कि प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड जो है रेजिस्टेंस है, तीनों ही श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं परिपथ के अंदर। तो उस स्थिति में हमने देखा था कि इसके कारण रुकावट आएगी धारा के मार्ग में, संधारित्र के कारण भी आएगी और प्रतिरोध के कारण भी आएगी। और यदि तीनों के कारण जो रुकावट थी Z, उसकी वैल्यू थी √R² प्लस XL माइनस XC², कि जब तीनों ही परिपथ में जुड़े हुए हों L, C और R, और परिपथ के अंदर धारा के मार्ग में जो कुल रुकावट उत्पन्न हो रही थी, यानी कि प्रतिबाधा, उसे Z से लिखते हैं। और यदि XL और XC इक्वल हो जाए, यानी कि जितने ये रुकावट डाल रहा है उतनी ही ये डाल रहा है, जब प्रेरकत्व हो तो प्रेरकत्व के कारण परिपथ के अंदर धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, जिसे XL से प्रदर्शित करते हैं। और यदि परिपथ के अंदर संधारित्र लगा हो तो धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं, जिसे XC से लिखते हैं। और यदि तीनों जुड़े हुए हों तो इसके कारण जो रुकावट आ रही है और इसके कारण जो रुकावट आ रही है, दोनों की वैल्यू बराबर हो, अर्थात XL और XC की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएं, तो ये प्राप्त हो रहा था Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC। की जगह भी हमने XL लिख लिया क्योंकि इक्वल है, तो ये जो है 0 बन जाता है। Z इज इक्वल टू √R² बचेगा। फिर हम स्क्वायर से अंडर को कैंसिल करेंगे तो Z इज इक्वल टू R आ रहा है। यानी कि जब XL और XC बराबर हो, यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात इसके कारण रुकावट और धारितीय प्रतिघात संधारित्र के कारण रुकावट, दोनों की रुकावटें आपस में बराबर हो, XL और XC प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात, तो परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो उस परिपथ के प्रतिरोध के बराबर आ जाती है। तो यह जो विशेष अवस्था है इसी को हम अनुनादी अवस्था कहते हैं, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। तो ये अनुनादी अवस्था हमें प्राप्त हुई थी। तो अनुनादी अवस्था के अंदर हमने देखा कि XL और XC आपस में बराबर होते हैं, यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात बराबर होते हैं। और हम जब अकेला L जुड़ा हुआ था तो वहां हम पढ़ चुके हैं कि XL इक्वल होता है ओमेगा L के और XC इक्वल होता है 1/ओमेगा C के। ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब L और सर्किट C जुड़ा हुआ था अकेला अकेला, तो ये ओमेगा L और XC 1/ओमेगा C के इक्वल होता है। तो हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करें, ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो अनुनादी आवर्ती की हम बात कर रहे हैं, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस यानी कि R लिख दिया यहाँ पर, अनुनादी आवर्ती के लिए ओमेगा R। हम इस साइड ओमेगा को ले आते हैं तो ये बन जाता है ओमेगा R इंटू ओमेगा R इज इक्वल टू, L को नीचे लेंगे तो 1/LC बन जाता है। फिर ओमेगा R इंटू ओमेगा R, ओमेगा स्क्वायर R इज इक्वल टू 1/LC प्राप्त हुआ। फिर आगे हम देखें तो ये ओमेगा R स्क्वायर हटाया तो 1/√LC आ जाएगा। फिर आगे देखें कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, रेजोनेंस है तो यहाँ पर R लिख दिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा 2πf R इज इक्वल टू 1/√LC।
हमें एफ आर की वैल्यू चाहिए अनुनादी आवर्ती की, तो 1/2π√LC। तो ये परिपथ की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त हुई है, इसकी अनुनादी आवर्ती हुई है। यानी कि जब XL और XC इक्वल हो, प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात, तो XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L और XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc। तो हमने XL और XC की वैल्यू यहाँ पर पुट की है, तो ये बनेगा, और ओमेगा R लिख लिया, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए, अनुनादी आवर्ती के लिए, तो हमने R लगा दिया इसके अंडर में। तो इसको इधर लेकर आए तो L इधर चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर R इज इक्वल टू 1/LC बनता है। यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर अंडर आएगा, और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, ये हमें पता है, रेखीय आवर्ती और कोणीय आवर्ती के अंदर हम संबंध देख रहे हैं। तो ये 2πf फुट किया है ओमेगा R की जगह 1/√LC। एफ आर की वैल्यू चाहिए तो 2π जो है इसके अपोन में चला जाता है। तो ये परिपथ की जो है अनुनादी आवर्ती यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त हो रही है। तो अब हम इसकी धारा का जो शिखर मान देखते हैं कि I0 की जो वैल्यू है, धारा का जो हम मान देख रहे हैं वो होगा V0 LCR/Z। तो ये धारा का अधिकतम मान है, इसका शिखर मान है। यदि हम ऐसे देखें, धारा का अधिकतम मान देखें, तो ये प्राप्त हो जाता है V0 LCR/Z। और यदि हम यहाँ देखते हैं कि इसका RMS मान की बात करें, तो ये VRMS/R प्राप्त हो जाता है, VR। तो ये जो है धारा के, हमने इस प्रकार से कुछ वेरियस वैल्यूज़ को निकाला है, इसके मान निकाले हैं। फिर हम देखें तो इसका ग्राफ, यदि हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें तो ये कैसे प्रदर्शित होता है। ये XL लिया हमने, इस अक्ष के ऊपर XC लिया, और यहाँ पे हम R ले रहे थे। तो हमने देखा कि जब प्रतिरोध जुड़ा हो तो V और I समानुपाती होते हैं, के मध्य कलांतर शून्य होता है, और जब L जुड़ा होता है तो वोल्टता, यहाँ पर तो ये धारा होती है I0, क्योंकि प्रतिरोध जुड़ा हो तो विभवांतर और धारा समान कला के अंदर होते हैं, तो हमने यहाँ I0 लिया जाएगा धारा को। और यदि प्रेरकत्व जुड़ा होता है तो वोल्टता जो है π/2 आगे रहती है धारा से, तो हमने π/2 इसको आगे की तरफ रखा है। और यदि संधारित्र जोड़ दिया जाता है तो वोल्टता π/2 पीछे हो जाती है धारा से, तो ये धारा वोल्टता π/2 पीछे हुई है। और यदि अनुनाद की स्थिति के अंदर हम लोगों ने देखा था कि Z जो है R के इक्वल हो जाता है, तो Z इज इक्वल टू यहाँ पर R हो जाएगा, यानी कि परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ के प्रतिरोध के इक्वल होती है, उसके बराबर आ जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट जो हैं इसकी आवर्ती और इसकी प्रतिबाधा के मध्य हम ग्राफ देखते हैं Z और F के मध्य। तो Z लिया है और यहाँ पर हम इस अक्ष के ऊपर आवर्ती को ले रहे हैं। तो जब अनुनादी आवर्ती की बात करते हैं, अनुनादी आवर्ती के लिए प्राप्त हुई थी, तो वहाँ पर था Z मिनिमम इज इक्वल टू R आ रहा था, यानी कि जब अनुनादी आवर्ती प्राप्त हो रही थी तो Z का मान जो है न्यूनतम था। तो यहाँ पर देखा तो अनुनादी आवर्ती की स्थिति में Z का मान जो है वो न्यूनतम है प्रतिबाधा का। फिर हम आवर्ती और इसकी धारा के मध्य ग्राफ देखते हैं, और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं धारा का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो आवर्ती भी अधिकतम। तो यहाँ पर देखा कि RMS धारा का मान जो अधिकतम प्राप्त हुआ है, IRMS मैक्सिमम था VRMS/R, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। और धारा का मान अधिकतम, तो उसके ऊपर आवर्ती जो है वो भी अधिकतम प्राप्त हो रही है। तो अधिकतम धारा के ऊपर आवर्ती भी अधिकतम होती है, और जो शक्ति व्यय होगा वो भी अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से जो हमने इनके ग्राफ को प्राप्त किया है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि जो हमने श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ पढ़ा, उसके अंदर अर्धशक्ति बिंदु और आवर्तियां देखेंगे। तो अनुनादी परिपथ में श्रेणी अनुनादी परिपथ जो था LCR सर्किट जो था, अनुनादी परिपथ में अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां, तो हम देखें इसके अंदर, तो हमने ये धारा के मध्य और आवर्ती के मध्य ग्राफ लिया है, और ये ग्राफ हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये दो बिंदु हैं, F1 F2 आवर्तियाँ हैं, FR अनुनादी आवर्ती है, धारा का अधिकतम मान है और मैक्सिमम मान का 1/√2 है। तो अभी हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जब धारा का मान अधिकतम था तो
आवर्ती जो थी अनुनादी आवर्ती भी अधिकतम और अनुनादी आवर्ती अधिकतम, धारा भी अधिकतम, तो जो परिपथ का शक्ति व्यय होगा वो भी अधिकतम होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं P इज इक्वल टू VI होता है। धारा अधिकतम है तो फिर शक्ति व्यय भी अधिकतम होता है। जितनी अधिकतम धारा जाएगी, प्रतिरोध उसके कारण जो भी है उतना ही जो शक्ति व्यय होगा, यानी कि ऊष्मा के रूप में धारा का कुछ क्षय हो जाना, तो उतना शक्ति व्यय भी अधिकतम हो जाता है। ऊष्मा की जो दर होती है वो विद्युत शक्ति होती है। तो हम लोगों ने देखा कि यदि यहाँ पर धारा अधिकतम, अनुनादी आवर्ती अधिकतम, तो जो यहाँ पर देख सकते हैं धारा का मान अधिकतम है, IRMS मैक्सिमम, धारा अधिकतम है तो जो अनुनादी आवर्ती का मान भी अधिकतम प्राप्त हो रहा है। और यदि देखें हम लोग कि जो शक्ति है तो P इज इक्वल टू VI, ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR होता है, तो IR और ये I, तो I स्क्वायर R बना P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, कि जो शक्ति व्यय है यानी कि I स्क्वायर R, I जो है मैक्सिमम की बात करते हैं हम लोग IRMS की, तो IRMS स्क्वायर जो है वो अधिकतम मान का आधा होता है, तो यानी कि I स्क्वायर RMS मैक्सिमम R और यहाँ पर 1/2। तो हम देख पाते हैं कि धारा अधिकतम है तो अनुनादी आवर्ती भी अधिकतम है। और फिर क्या होता है कि जो शक्ति क्षय होता है परिपथ के अंदर, वो जो शक्ति का मान है वो अधिकतम जो शक्ति क्षय का जो है वो आधा हो जाता है इन बिंदुओं के ऊपर। तो ये जो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं हमें A और B, यानी कि तो ये बिंदु तो अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं। और इन बिंदुओं पर जो आवर्तियां प्राप्त हो रही है यानी कि F1 और F2, ये अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां कहलाती हैं। तो हम यहाँ से देखें R से R को हमने कैंसिल किया, I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I स्क्वायर RMS मैक्सिमम अपॉन 2। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा, IRMS इज इक्वल टू I स्क्वायर RMS मैक्सिमम अपॉन 2। तो ये बन जाएगा IRMS इज इक्वल टू, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ, IRMS मैक्सिमम अपॉन अंडर रूट 2। तो इस स्थिति में जो धारा है वो अपने अधिकतम मान की 1/√2 गुना रह जाती है और जो शक्ति है वो आधी रह जाती है। तो जिन बिंदुओं के ऊपर ऐसा हो रहा है A और B के ऊपर, वो तो अर्ध शक्ति बिंदु हैं और इन बिंदुओं के ऊपर जो आवर्तियां हैं F1 और F2 वो अर्ध शक्ति आवर्तियां कहलाती है। तो ये इस प्रकार से अर्ध शक्ति बिंदु और आवर्तियां प्राप्त कर रही है हमने। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इसी के अंदर, जो हमने अनुनादी श्रेणी परिपथ पढ़ा है, इसके अंदर हम अभी अर्ध शक्ति बिंदु और आवर्तियां देखी है। अब हम बात करने जा रहे हैं बैंड चौड़ाई की। बैंड विड्थ क्या होती है इसकी, तो बैंड चौड़ाई ज्ञात करेंगे हम लोग। बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ, तो बैंड चौड़ाई किस प्रकार से ज्ञात होगी, देखते हैं हम लोग बैंड चौड़ाई के बारे में कि बैंड चौड़ाई होती क्या है। जो अभी हम लोगों ने अर्ध शक्ति आवर्तियां प्राप्त की थी, और अर्ध शक्ति आवर्तियां जो थी हमारे ग्राफ के अंदर इस प्रकार से हमने कुछ दिखाया था कि ये बिंदु प्राप्त हो रहे थे F1 और F2। तो ये जो अर्ध शक्ति आवर्तियां हैं इनके अंतराल को ही बैंड चौड़ाई कहते हैं। अर्थात जो बैंड चौड़ाई होती है वो F2 माइनस F1 के इक्वल हुई। तो बैंड चौड़ाई बनी, जो अर्ध शक्ति आवर्तियां थी उनके अंतराल को हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो अर्ध शक्ति जो आवर्तियां प्राप्त हुई F1 F2, इनका अंतराल F2 माइनस F1, तो यही बैंड चौड़ाई कहलाएगी। अभी इसकी कंडीशन के अंदर हमने प्राप्त किया था कि IRMS जो धारा का मान था वो इसके अधिकतम मान का 1/√2 गुना होता है। ये अभी हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने देखा इसको कि जब हमने अर्धशक्ति बिंदु अर्धशक्ति आवर्तियां प्राप्त की थी तो धारा का जो मान था वो अपने अधिकतम मान का 1/√2 गुना रह जाता है और जो शक्ति है वो आधी रह जाती है अधिकतम शक्ति की। तो आगे हम देखें इनकी वैल्यूज़ को पुट करें तो ये बन जाता है VRMS अपॉन Z इज इक्वल टू, ये बन जाएगा VRMS अपॉन √2
आर। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, जो है कन्वर्ट कर लिया इज इक्वल टू वी अपॉन आर से। तो हम देखें वी आर एम एस से वी आर एम एस को हम लोगों ने कैंसिल किया है, पीछे बच जाता है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट टू आर। और आगे हम जेड की वैल्यू पुट करें तो जेड की वैल्यू हमने देखी थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट टू आर। तो अभी अभी हमने देखा ये जेड की वैल्यू होती है प्रतिबाधा की, तो हमने जेड की वैल्यू को पुट किया है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो आगे इसकी वैल्यू को हम देखें या फिर दोनों तरफ हम वर्ग कर दें इसका। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या बनता है कि वर्ग करेंगे तो यहाँ बन जाता है ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर। हमने दोनों तरफ वर्ग किया है तो वर्ग करने पर ये समीकरण बनी। तो यहाँ से फिर बनेगा एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर उस साइड जा करके माइनस का हो जाता है। आगे देखें तो एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर शेष रहेगा, दो आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर चला गया तो एक आर स्क्वायर बचता है। आगे हम देखें तो एक्स एल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू प्लस माइनस जो आर स्क्वायर, यानी कि आगे इसकी वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो एक्स एल माइनस एक्स सी यहाँ से इधर जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो ये बन जाता है प्लस माइनस आर। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हमने देखा कि एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है और एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू माइनस प्लस आर। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू माइनस आर। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया और आगे एक बार हम प्लस के लिए लिखते हैं तो इसको 2 नाम दे करके प्लस आर इक्वेशन नंबर हमने 2 नाम दे दिया है कि ओपन किया है इसको, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लिया है। आगे देखेंगे हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देते हैं, एक और इक्वेशन 2 को जोड़ दें यदि हम, तो यहाँ से क्या बनेगा देखेंगे हम इसको, ओमेगा 1 एल प्लस ओमेगा 2 एल, इन दोनों में से पूरे में से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ 1 अपॉन ओमेगा 1 सी प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू प्लस आर और माइनस आर। तो लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट साइड को हमने ऐड कर दिया है। इन दोनों में से देखें तो एल जो है वो कॉमन आ रहा है, अंदर बचता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और यहाँ से देखें तो 1 अपॉन सी कॉमन आ रहा है, अंदर 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2, और ये कट करके 0 हो जाता है। आगे देखें तो ये एल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन सी, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 एलसीएम लेते हैं तो ऊपर बनेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और इक्वल में 0 पड़ा है। आगे देखें तो पूरे में से ऊपर जो है एल तो पड़ा ही है और पूरे में से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, एल माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। जो पीछे बचा था शेष हमने उसको लिख लिया है। आगे देखिए हम लोग इसको इस साइड लेकर के गए तो ये 0 बन जाता है, एल माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0 हमें प्राप्त हुआ है। रिपीट करेंगे हम इसको कि बैंड चौड़ाई क्या होती है, अर्ध शक्ति जो आवृत्तियां प्राप्त हुई उनके अंतराल को बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो F1 और F2 जो थी वो आवृत्तियां थी, अर्ध शक्ति आवृत्तियां बिंदु ए और बी के ऊपर, तो इनका अंतराल F2 माइनस F1 ही बैंड चौड़ाई कहलाता है। और हमने देखा था और बैंड चौड़ा जो अर्ध शक्ति आवृत्तियां थी उस केस में देखा कि जो धारा का मान था वो अधिकतम मान का 1/√2 गुना रह जाता है और शक्ति आधी हो जाती है, तो हमने इसके इक्वल ये लिखा।
और वी आर एम एस अपॉन जेड और ये वी आर एम एस अपॉन आर और अंडर रूट 2 पढ़ा ही है। वी आर एम एस से वी आर एम एस हम लोगों ने कैंसिल किया तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 2r जो है वो शेष रहेगा। जेड की वैल्यू यानी कि प्रतिबाधा की वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पड़ा है अंडर रूट 2r। तो हमने जेड की वैल्यू को पुट किया और दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इनका अंडर रूट हट जाएगा और आर के ऊपर अंडर रूट नहीं था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आगे हम देखेंगे तो आर स्क्वायर उस साइड जाएगा तो वो 2r स्क्वायर के आगे जा करके माइनस का हो जाएगा और 2r स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर चला गया तो पीछे एक आर स्क्वायर बचता है, तो जो कि यहाँ पर एक आर स्क्वायर पीछे शेष रहा है। और यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे इधर अंडर रूट यानी कि प्लस माइनस आर बनता है और एक्सएल माइनस एक्सएल जो है वो ओमेगा एल के इक्वल होता है और जो एक्स सी है वो 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल होता है। ये हम पीछे 2-3 बार पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो हमने इनकी वैल्यू पुट की है, एक्स एल की जगह हमने पुट किया ओमेगा एल और एक्स सी की जगह हमने पुट किया 1 अपॉन ओमेगा सी। इक्वल में माइनस प्लस आर पड़ा था और आगे हमने देखा यहाँ से इनको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख लेते हैं अलग अलग करके। तो हमने इनको एक बार लिखा इस प्रकार से ओमेगा 1l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1c इज इक्वल टू माइनस आर और एक बार हमने इसको 2 करके प्लस में लिख लिया। और आगे हम इस प्रकार से देखें इसको कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड किया दोनों को ओमेगा 1l प्लस ओमेगा 2l माइनस और यहाँ पर इन दोनों में से जो है c कॉमन जो है आगे हम बाद में निकाल लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया 1 अपॉन ओमेगा 1c प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2c आएगा और ये प्लस आर और माइनस आर इस प्रकार से कैंसिल हो जाएंगे। आगे देखा तो इस पूरे में से हमें दिखाई दे रहा है एल कॉमन आ रहा है जो, और यहाँ से देखा तो हमने सी कॉमन आ रहा तो हमने सी को कॉमन ले लिया 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा टी और ये कैंसिल होके 0 हुआ था तो आगे 0 बच जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम लिया तो ऊपर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बन जाएगा, बाकी सेम लिखा है हमने, इक्वल में 0 पड़ा है। अब पूरे में से हम देखें तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है तो पूरे में से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन लिया, अंदर यहाँ बचता है एल माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा टी बच जाएगा, ऊपर वाला तो कॉमन आया, इक्वल में 0 पड़ा है। आगे बचता है एल माइनस 1 अपॉन ये इधर गया तो 0 बन गया, तो जो शेष बचा था उसको हमने लिख लिया है। और आगे देखते हैं हम इसके बारे में, तो आगे इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। f2 माइनस f1 की वैल्यू हमें चाहिए तो आगे इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसकी वैल्यू हमें क्या फाइंड होती है। इसकी वैल्यू को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ रही है कि L माइनस था उस साइड जा कर के C ओमेगा 1 ओमेगा 2 प्लस का हो जाएगा, इक्वल में चला गया 0 के बाद, तो ये प्लस का हो जाता है। और आगे हम देखें तो यहाँ से ओमेगा 1 ओमेगा 2 को हम इस साइड ले आए और L जो है वो इस साइड चला गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया है। आगे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा था, अब की बार इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो इक्वेशन जो 2 थी वो कुछ इस प्रकार से है, ओमेगा 2L माइनस कर रहे हैं 1 को तो ओमेगा 1L, और ये इक्वेशन थी यहाँ पर 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C, माइनस कर रहे हैं इसको तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि या फिर हम ऐसे लिख लें इसको माइनस की 1 अपॉन ओमेगा 1C इज इक्वल टू प्लस आर था, माइनस लगा के इक्वेशन 1 तो वो माइनस का आर है। तो हमने कुछ इस प्रकार से लिखा, 2 में से 1 को माइनस किया तो इक्वेशन 2 लिखी, माइनस करके इक्वेशन फर्स्ट लिख रहे हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे इसको तो ये कुछ क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से ये बनता है कि इसमें से यदि हम L को कॉमन ले लें तो ये बन जाता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस, इसमें से हम लोग देखें तो ये माइनस आगे जा कर के ओमेगा 2C माइनस माइनस प्लस हुआ ओमेगा 1C इज इक्वल टू माइनस आर प्लस आर जो है 2R बन चुका है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आर जो हो जाएगा आर और आर 2R बनता है। आगे हम देखें तो यहाँ बना L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस, यहाँ पर देखें हम लोग तो पूरे में से C जो है हम लोग कॉमन ले सकते हैं, प्लस का C मैंने कॉमन लिया अपॉन में माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल में 2R, ये पीछे शेष रहेगा।
कि हमने सिर्फ यहाँ से L जो है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 पढ़ा है, यहाँ पर C कॉमन लिया है अपॉन में, तो बाकी ये माइनस का 1 अपॉन ओमेगा टी और ओमेगा 2 और ये ओमेगा 1 प्लस का बचेगा, इक्वल में 2r पड़ा है। आगे देखेंगे हम लोग इसको क्या बचता है पीछे, इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि ये बन जाएगा यहाँ पर तो L और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन C, ओमेगा 1 ओमेगा 2 नीचे LCM ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बन जाता है माइनस का ओमेगा 1 प्लस का ओमेगा 2 और इक्वल में 2r, पीछे ये शेष रह रहा है। अब हम देखें तो पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 पूरे में से कॉमन आया, तो ये L प्लस 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2 और इक्वल में 2r, ये पीछे शेष रहेगा। पूरे में से जो हमने ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले लिया। और देखें हम लोग जो इक्वेशन नंबर 3 से यदि हम लोग देखें तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू 1 अपॉन LC है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस 1 अपॉन C, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 अपॉन LC क्योंकि इसकी वैल्यू है, तो ये 1 अपॉन LC और इक्वल में पड़ा है 2r। C से C हम लोगों ने कैंसिल किया, पीछे बचता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस अपॉन वाला जो L था वो ऊपर चला गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L और L ये बनता है 2L और यहाँ पर पड़ा है 2r। 2 से 2 हमने कैंसिल किया, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू r अपॉन L बनेगा। रिपीट करेंगे इसको कि ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुई थी जो बचा था पीछे, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 को इधर ले आई तो L जो है इधर अपॉन में आएगा, तो LC इक्वेशन नंबर हमने 3 नाम दिया। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया मैंने, और पूरे में से इसमें से L कॉमन आया और इसमें से देखा हमने तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो R और R 2R बन गया। आगे देखा हमने L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसमें से हमने 1 अपॉन C कॉमन लिया प्लस का, तो जो पीछे बचेगा उसको हमने लिख लिया है। और फिर हम ओमेगा 2 और ओमेगा 1 नीचे LCM ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा, बाकी सेम लिखा हुआ है। अब की बार पूरे में से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन आ रहा है, तो हम पूरे में से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को कॉमन लेंगे, तो ये L प्लस 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2 और इक्वल में 2R बचेगा। और आगे देखिए हम लोग ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की जो वैल्यू 1 अपॉन LC थी इक्वेशन नंबर 3 से देख पा रहे हैं, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की जगह 1 अपॉन LC पुट किया, C से C कैंसिल हुआ और अपॉन वाला L ऊपर चला गया, तो ये बनेगा L और L 2L बनता है, 2 से 2 कैंसिल किया और L जो है अपॉन में चला गया। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है, तो वैल्यू पुट करें, ओमेगा 2 की जगह हमने पुट किया है इसकी वैल्यू को, तो ये बनेगा 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 इज इक्वल टू r अपॉन L। हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज को ही पुट किया है और पूरे में से 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो अंदर बन जाता है f2 माइनस f1 इज इक्वल टू r अपॉन L। ये शेष रहेगा, हमने 2 पाई पूरे में से कॉमन ले लिया है। हमें f2 माइनस f1 की वैल्यू चाहिए, r अपॉन 2 पाई इधर नीचे आ जाएगा, तो f2 माइनस f1 यानी कि अर्ध शक्ति आवर्तियां थी, इन्हीं के अंतराल को बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो f2 माइनस f1 जो है ये बैंड चौड़ाई है, तो बैंड चौड़ाई जो है वो प्राप्त हो रही है r अपॉन 2 पाई L, तो ये इसकी बैंड चौड़ाई आई। f2 माइनस f1 अर्ध शक्ति आवर्तियां हैं और अर्ध शक्ति आवर्तियों की जो अंतराल को, इनके अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं और इनका अंतराल हमने ज्ञात किया है, तो यही इसकी जो है बैंड चौड़ाई प्राप्त हो रही है। फिर हम इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विशेषता गुणांक, जिसे क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर, तो हम इसका क्वालिटी फैक्टर देखते हैं क्या होगा। विशेषता गुणांक कि इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परिपथ की जो अनुनादी आवर्ती है, अनुनादी आवर्ती, और जो परिपथ के अंदर हमने इसका जो बैंड चौड़ाई ज्ञात की थी, इन दोनों के अनुपात को ही विशेषता गुणांक कहते हैं। कि LC अनुनादी परिपथ था, तो उस परिपथ की जो है अनुनादी आवर्ती
और उसकी बैंड चौड़ाई का अनुपात ही उसका विशेषता गुणांक कहलाता है। तो Q इज इक्वल टू अनुनादी आवर्ती रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR, बैंड चौड़ाई क्या थी कि जो अनुनादी जो इसकी आवर्तियां थी अर्धशक्ति आवर्तियां, उनके अंतराल को बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो ये इसकी अनुनादी आवर्ती और ये बैंड चौड़ाई F2 - F1, इन्हीं के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं। FR की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1/2 पाई अंडर LC होती है, और F2 - F1 की भी हमने अभी वैल्यू निकाली, R/2 पाई L होती है। ये तो परिपथ का जो अनुनादी आवर्ती का मान था और ये इसकी बैंड चौड़ाई थी, इसका मान था। FR और F2 - F1 इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो देखते हैं क्या बनता है, 1/2 पाई अंडर LC अपॉन F2 - F1, तो इसकी जगह आ जाएगा R/2 पाई L। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो रहा है। Q इज इक्वल टू अपॉन में जो L था वो ऊपर चला जाएगा और ये R और अंडर LC बचेगा शेष। आगे हम चाहें तो ऊपर वाला जो L है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर L इंटू अंडर L, और ये पड़ा है इधर अंडर L और C, यानी कि अंडर L इंटू अंडर L ही होता है, इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो अंडर L से एक अंडर L जो है वो कैंसिल होगा, पीछे बचेगा Q इज इक्वल टू अंडर L और नीचे R और अंडर C। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1/R अंडर L अपॉन C। तो ये विशेषता गुणांक का फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू 1/R अंडर के अंदर 1/L C। रिपीट करेंगे, विशेषता गुणांक क्या होता है कि अनुनादी आवर्ती परिपथ की और उसकी बैंड चौड़ाई का जो अनुपात होता है उसे ही हम विशेषता गुणांक कहते हैं। अनुनादी आवर्ती है FR और बैंड चौड़ाई F2 - F1। FR जो अनुनादी आवर्ती का मान 1/2 पाई अंडर LC होता है, ये हम ज्ञात कर चुके हैं, पीछे निकाल चुके हैं। बैंड चौड़ाई भी जस्ट अभी पीछे वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने निकाली थी, F2 - F1 R/2 पाई L होती है, तो इसकी भी वैल्यू हम लोग जो है वो निकाल चुके हैं। आगे हम लोगों ने क्या किया, FR और F2 - F1 इनकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, FR और F2 - F1 की जगह, तो ये कुछ पुट होगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल किया, L ऊपर चला गया, L को अंडर L इंटू अंडर L लिख सकते हैं, एक अंडर L से एक अंडर L कैंसिल होगा, पीछे ये बचा 1/R, दोनों के ऊपर सेम अंडर लगाया, तो Q इज इक्वल टू 1/R अंडर L अपॉन C, जो कि इसके लिए परिपथ का जो है विशेषता गुणांक यानी कि क्वालिटी फैक्टर है।